नमस्कार। मनोविज्ञान के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे संवेगात्मक विकास के बचे हुए पार्ट में। पिछला जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने संवेगात्मक विकास के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने ब्रिजेज का वर्गीकरण भी देखा था और विलियम मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियों का और उनसे संबंधित संवेगों का भाग भी हमने देखा। आज के वीडियो में हम संवेगात्मक विकास को आगे पढ़ते हुए और कोशिश करेंगे कि यदि थोड़ा कम समय में पूरा हो गया तब हम सामाजिक विकास में आगे बढ़ेंगे, अन्यथा सामाजिक विकास का फिर अगला एपिसोड आएगा। संवेगात्मक विकास में जब तक अब तक हमने जो पढ़ा उसके आगे पढ़ते हैं शिशुअवस्था में संवेग। जब एक शिशु का जन्म होता है, ब्रिजेस का मानना है कि एक शिशु में सिर्फ उत्तेजना पाई जाती है और वो भी एक ऐसी उत्तेजना जो विस्तृत होती है, डिफ्यूज्ड होती है, मतलब फैली हुई होती है। और उस समय जो संवेग होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया, और बाद में वो सभी संवेगों को सीख जाता है। शिशुअवस्था में जो संवेग होते हैं वो धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चे के अंदर सीखता है या विकसित होते हैं। 2 से 5 साल की आयु का जो बच्चा होता है वो क्रोध, हर्ष, प्रेम आदि संवेगों को प्रकट करने लग जाता है। जैसे बच्चे को गुस्सा आता है तो वह अपने चेहरे के भाव के द्वारा वह अपने उन संवेगों को, चाहे वो गुस्सा है या वो खुश है या प्रेम है, उनको वो दिखाने लग जाता है। शिशुअवस्था में जो संवेग होते हैं वो संक्षिप्त होते हैं। संक्षिप्त का मतलब होते हैं शॉर्ट होते हैं, ज्यादा लंबे नहीं चलते। अगर बच्चा नाराज है तो कुछ सेकंडों में या मिनटों के अंदर अंदर ही वह खुश हो जाता है। संवेग बहुत जल्दी तेजी से बदलते हैं, ज्यादा देर तक संवेग स्थायी नहीं रहते। आज आपकी और हमारी तरह नहीं रहते कि किसी से नाराज हो गए तो वर्षों तक नाराजगी बनी रहती है। एक बार नाराज हुआ तो बच्चा कुछ ही देर में, यानी रोते रोते हंसने और हंसते हंसते रोना, ये सारी चीजें शिशुअवस्था में पाई जाती है। बुनियादी होते हैं, मतलब बेसिक संवेग होते हैं, जैसे हर्ष है, प्रेम है, क्रोध है, आनंद है। तीव्र होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं, यानी इंटेंसिटी होती है। बच्चा जब रोता है तो आपने देखा होगा गला फाड़ के रोता है, पड़ोसियों को भी पता चल जाता है। या फिर अगर वो हंसता है तो मतलब एकदम खुलकर हंसता है, यानी उसकी इंटेंसिटी जो होती है, तीव्रता जो संवेगों की होती है वो ज्यादा होती है। और बड़े वेरिएबल टाइप के होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, बहुत जल्दी चेंजेस उसके अंदर आते हैं। संवेगों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, यानी आप और हम अपने बात को दबा लेते हैं, दमन कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बच्चे के पास कंट्रोल नहीं होता है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, बाल्यावस्था में आ जाता है, तो संवेगों में थोड़ी स्थिरता आने लग जाती है, थोड़ा नियंत्रण आने लग जाता है। अब अगर मान लीजिए रोने का मन हो रहा है बच्चे का, और मान लीजिए 2 साल का 3 साल का बच्चा माँ की गोद में है और वो किसी बात पे उसको रोना आ रहा है, तो वह तुरंत रोना शुरू कर देगा। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, किस परिस्थिति में हैं। लेकिन अगर वही बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है, थोड़ा समझने लग जाता है, परिस्थितियों के अनुसार वह संवेगों की अभिव्यक्ति करना सीख जाता है कि इस समय मुझे रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए। या जैसे आपने देखा होगा वो ये समझने लग जाते हैं, जैसे अगर बच्चे को खिलौना चाहिए, अगर वो बाल्यावस्था का है और मार्केट में वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि अब अगर यहाँ रोएंगे तो माँ को दिलाना ही पड़ेगा, ये जाएगी कहाँ। यानी वो थोड़े संवेगों को समझने लग जाते हैं, संवेग थोड़े स्थायी होने लगते हैं, थोड़ा उनके अंदर स्थिरता आने लगती है, थोड़ी नियंत्रण का भाव उनके अंदर आने लगता है, स्पष्टता आने लगती है, क्लैरिटी आने लगती है। और जो इमोशनल अभिव्यक्ति होती है, यानी इमोशंस के जो एक्सप्रेशन होता है वो थोड़ा सिचुएशनल होने लग जाता है, परिस्थिति जन्य होने लग जाता है। जैसे घर में मेहमान आए हुए हैं तो बच्चा उतनी देर रोने को कंट्रोल कर सकता है, जैसे ही मेहमान जाएंगे फिर रोना शुरू कर सकता है। यानी एक प्रकार से वो अपने इमोशंस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल सीख जाते हैं। सेंटिमेंट्स यानी स्थायी भाव विकसित होने लगते हैं। सेंटिमेंट का मतलब होता है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति हमारे ऐसे भाव जो लगभग स्थायी रहते हैं, इनको हम सेंटिमेंट्स कहते हैं। जैसे माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री या हमारा राष्ट्र, इन सब के प्रति जो हमारे सेंटिमेंट होते हैं इनको हम स्थायी भाव कहते हैं। एक माता के प्रति संतान का, या एक पिता के प्रति संतान का, या संतान माता पिता का अपने संतान के प्रति, या एक नागरिक का अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है वो, या जो इमोशंस
होते हैं वो समय के साथ तुरंत नहीं बदलते, वो लगभग आजीवन रहते हैं, उन्हें हम सेंटिमेंट कहते हैं। और उन सेंटिमेंट्स को विकसित करने का जो सबसे सही टाइम है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम हम इसको कह सकते हैं सेंटिमेंट को विकसित करने के लिए, और वो है आपकी बाल्यावस्था। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था में आपको पता है तूफान, चक्रवात, झंझावत जैसा एडोलसेंस में स्टेनले हॉल ने कहा है, तो जो शारीरिक ग्रंथियां हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, वो हाइपर एक्टिवेट हो जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में एक ग्लैंड आपकी आती है जो आपके किडनी के जस्ट ऊपर होती है, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, और उस एड्रेनलिन से जो हार्मोन निकलता है एपिनेफ्रिन, वो एपिनेफ्रिन हार्मोन आपकी उत्तेजना को बढ़ा देता है। ऐसे में जो संवेग होते हैं उनके अंदर वापस इंटेंसिटी आ जाती है, बड़ी तीव्रता आ जाती है। संवेगात्मक रूप से ये ज्यादा सेंसिटिव समय होता है, महत्वपूर्ण होता है, और इसमें वे सभी संवेग दर्शाए जाते हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में दर्शाए जाते हैं, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, शिशुअवस्था के आगे के टाइम जो 2 से 5-6 साल के बीच में होता है। परंतु संवेग तीव्र होते हैं, क्षणिक होते हैं। किशोर भी बच्चों की तरह बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, संवेग निश्चित होने लगते हैं, यानी अब उनको ये समझ में आने लग जाता है कि किस परिस्थिति में हमें किस संवेग को दर्शाना है, तो थोड़ी उसके अंदर डेफिनेट होने लगते हैं, कंट्रोल आने लग जाता है, या कंट्रोल आ जाता हम कह सकते हैं। प्रारंभिक वर्षों में संवेगों में अनुपयुक्तता होती है, जो बाद में परिपक्वता आने के कारण उपयुक्तता की ओर अग्रसर होती है। यानी पहले अनुपयुक्त हाव भाव दर्शाता है बच्चा, लेकिन अब जब किशोरावस्था का समय आता है तो वो संवेग उपयुक्त होने लग जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो प्रॉपरली सिचुएशन बेस्ड उन संवेगों को वो दिखाने लग जाता है। इस अवस्था में संवेगों की तीव्रता का मुख्य कारण फिजिकल चेंजेज या शारीरिक परिवर्तन है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं तो रेने डेकार्टे ने 6 प्रकार के प्राथमिक संवेग बताए। रेने डेकार्टे वही व्यक्ति है जिसने मन शरीर अंतःक्रियात्मक द्वैतवाद यानी माइंड बॉडी इंटरेक्शनल ड्यूअलिज्म दिया था, जो ये कहता है कि मन और शरीर भले ही 2 हैं, लेकिन इन ड्यूअलिज्म के बीच में, इस द्वैत के बीच में अंतःक्रिया होती है, यानी मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है। हर्ष यानी जॉय, घृणा यानी हेट या डिस्गस्ट, प्रेम प्यार लव, इच्छा, शोक और प्रशंसा, ये 6 प्रकार के प्राथमिक संवेग डेकार्टे ने बताए हैं। विलियम जेम्स का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये विलियम जेम्स वही विलियम जेम्स हैं जिन्होंने मनोविज्ञान की पहली पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी। ये वही विलियम जेम्स हैं जो प्रकार्यवाद में भी पढ़े जाते हैं और प्रयोजनवाद में भी पढ़े जाते हैं। संवेगों के बारे में सबसे पहला सिद्धांत देने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। विलियम जेम्स ने ये जो संवेगों का जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को बाद में आगे जाकर जेम्स लैंग ने इसको मॉडिफाई किया था। इसलिए संवेगों का जो पहला सिद्धांत पढ़ा जाता है उसमें अगर आपके पास ऑप्शन में विलियम जेम्स आए तो भी सही है, और जेम्स के साथ अगर लैंग आए तो भी इसे सही मानना है। तो संवेगों का पहला सिद्धांत जो है वो विलियम जेम्स और लैंग या लांगे या जेम्स लांगे का सिद्धांत कहलाता है। विलियम जेम्स का और लांगे का जो सिद्धांत था वो उनका ये मानना था कि हमारे शरीर के अंदर पहले परिवर्तन आते हैं और उन परिवर्तनों के आधार पर हम संवेगों का अनुभव करते हैं। कैनन बार्ड का सिद्धांत भी संवेगों के अंदर पढ़ा जाता है, जिसमें उन्होंने मस्तिष्क में जो हमारे हाइपोथैलेमस होती है उसको संवेगों का केंद्र माना था। सेक्टर सिंगर और लजारस ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है संवेगों का। इसको संज्ञानात्मक लेवल या कॉग्निटिव लेवल की थ्योरी कही जाती है। इनका ये मानना था कि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन आते हैं हम उन परिवर्तनों को लेबल दे देते हैं किसी संवेग का। जैसे वही उत्तेजना जब हंसी में बदल जाए तो हम हास्य का संवेग लगा देते हैं, वही उत्तेजना जब भय में बदल जाती है तो हम भय का लेबल लगा देते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि पैकेट के अंदर माल वही है, बस ऊपर की पैकिंग चेंज हो रही है, जो लेबल है वो मार्का चेंज हो रहा है।
तो ये कॉग्निटिव लेवल थ्योरी दी थी सेक्टर सिंगर और लजारस की। इन सिद्धांतों में ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है। अगर हम इतना भी याद रख ले कि जेम्स लैंग का सिद्धांत, कैनन बार्ड का सिद्धांत, सेक्टर सिंगर लजारस का सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांतों की कैटेगरी में आता है तो भी हमारे लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज़ेजोंग का सिद्धांत कई बार, 2 बार अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। ज़ेजोंग के 2 सिद्धांत हैं। एक तो बुद्धि के अंदर है जिसको बुद्धि का संगम सिद्धांत या कॉन्फ्लुएंस थ्योरी कहते हैं, जिसको हम बुद्धि के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां ज़ेजोंग का सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारे संवेग होते हैं और जो हमारी मानसिक क्रियाएं या संज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं, दोनों अलग अलग हैं। यानी संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ऐसा किसका मानना है? ज़ेजोंग का मानना है। ज़ेजोंग क्या तर्क देते हैं? 1980 का सिद्धांत कहता है उस समय संज्ञानवादियों का यह मत आमतौर पर स्वीकार किया जाता था कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं तब होती हैं जब इससे पहले ही संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हो चुकी होती है। यानी इससे पहले जो आपने सेक्टर सिंगर लजारस का संज्ञानात्मक लेबल सिद्धांत देखा, जो ये मानते थे कि भावनाओं के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं मस्तिष्क में पहले ही घटित हो जाती हैं। इनका यह मानना नहीं था। ज़ेजोंग का यह मानना था कि संवेग और भावनाएं स्वतंत्र हैं। तो प्रश्न अगर ऐसा आ जाए, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। संवेग और संज्ञान के मध्य संबंध है और सीधा किसी का नाम दिए बिना, यानी ज़ेजोंग का नाम दिए बिना अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका जवाब होगा एक दूसरे पर आश्रित या इंटरडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि आगे जाकर जब हम इसका कंक्लूजन करेंगे तब हम यही बात कहेंगे कि संवेग और संज्ञान परस्पर आश्रित है, एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर ज़ेजोंग का पर्टिकुलर नाम देकर आपसे पूछ लिया जाए तब आपको क्या कहना है कि संवेग और संज्ञान जो है या संवेग और जो भावनाएं होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं। ये ज़ेजोंग का मानना था। संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, इमोशनल रिएक्शंस जो होती हैं, वो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से पहले या इनके बिना हो सकती हैं। इसके पीछे ज़ेजोंग का यह तर्क है कि छोटे बच्चे जब भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देते हैं उस समय उनका संज्ञानात्मक विकास इतना नहीं होता, उससे पहले भी वो प्रतिक्रियाएं दे देते हैं। पशुओं के बारे में हम ये कहते हैं कि वो भी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देते हैं, लेकिन उनके अंदर वो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं नहीं होती जो मनुष्य में होती है। इन दोनों कारणों के आधार पर ज़ेजोंग ये कहना चाहते हैं कि संज्ञान और संवेग में कोई आपस में संबंध नहीं है और दोनों स्वतंत्र हैं। इसके आगे ज़ेजोंग ये कहते हैं कि संज्ञान से अधिक संवेग या भाव को उन्होंने प्रधान माना। उनका एक बहुत फेमस लेख है कि प्रेफरेंसेस नीड नो इन्फ्लुएंसेस, यानी अफेक्ट नीड नो कॉग्निशन, यानी भावनाओं को संज्ञान की जरूरत नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि जहां दिल काम आए वहां दिमाग को काम में लेने की जरूरत नहीं है। दिल और दिमाग अलग अलग हैं, ऐसा ज़ेजोंग का मानना है। यानी हिंदी अनुवाद मैंने दिया है कि वरीयताएं या जो हमारी भावनाएं होती हैं वो किसी अनुमान या किसी ज्ञान या निष्कर्ष की मोहताज नहीं होती है। ज़ेजोंग के अनुसार भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अक्सर अनैच्छिक रूप से उत्पन्न होती हैं और एक बार उत्पन्न होने के बाद उन्हें तार्किक या संज्ञानात्मक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि हम जब अपने दिल की सुनते हैं तो भले ही दिमाग ये कहे कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, दिमाग कहता रहे चाहे कुछ भी करे। यानी कुल मिलाकर ज़ेजोंग का ये कथन हमें इस बात को याद दिलाता है कि हम जब अपने दिल की सुनते हैं तो दिमाग की सुनना बंद कर देते हैं। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन हम अमूमन इन दोनों का मिश्रण करते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं और भावनात्मक दोनों चीजें आपस में जुड़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाल देती हैं। जब आपका मूड बहुत अच्छा होता है तब आप पढ़ाई करते हैं तो जो दिमाग होता है वो बहुत तेज चलता है, लेकिन जब आपका मूड अपसेट होता है, आप नाराज होते हैं, तो आप जब पढ़ाई भी करते हैं तो भी उस ज्ञान को उस सही तरीके से आपका जो CPU है ना ये प्रोसेस नहीं कर पाता, वो और चीजों पे ओवरलोड हो जाता है।
ज़ेज़ोंग ने उन अध्ययनों की ओर इशारा किया जो ये सुझाव देते हैं कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दाएं गोलार्ध द्वारा अधिक गतिविधि के रूप में देखी जाती है, जबकि संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बाएं गोलार्ध में अधिक गतिविधि होती है। जो आजकल जो आधुनिक स्कैन है, जैसे पीईटी स्कैन है, जिसमें मस्तिष्क के अंदर जो एक्टिविटी होती है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, उसके बारे में जब रिसर्च करते हैं तो कई मनोवैज्ञानिकों ने यह पाया कि जब हम भावनात्मक रूप से कोई भी कार्य करते हैं या जब इमोशनल हम होते हैं, तब हमारे मस्तिष्क का जो दायां गोलार्ध है, जो राइट हेमिस्फीयर है, वो ज्यादा एक्टिवेट होता है। लेकिन जब हम संज्ञानात्मक क्रियाएं करते हैं तब हमारा बायां गोलार्ध ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो इन दोनों के आधार पर उन्होंने कहा कि मस्तिष्क का जब भाग ही अलग अलग है तो एक दूसरे का प्रभाव इन पर क्यों पड़ेगा। ऐसा किसका मानना है? ज़ेज़ोंग का मानना है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संवेग और संज्ञान में संबंध क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? दोनों अंतर संबंधित हैं। आपको ज़ेज़ोंग का नाम आ जाए तो स्वतंत्र मानना है, ज़ेज़ोंग का नाम नहीं आए तो अंतर संबंधित मानना है। ज़ेज़ोंग ने यह भी तर्क दिया कि जो भाव होते हैं वो भाषा और चिंतन से पहले ही उत्पन्न हो जाते हैं। ये बात तो सत्य भी है। बच्चे में नॉर्मली 2 साल से पहले उतनी अच्छे तरीके से भाषा विकसित नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो संवेगों को दर्शाने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ज़ेज़ोंग की इस बात में कुछ तो सच्चाई है कि संवेग और जो आपका संज्ञान है उन दोनों में कुछ अंतर तो है, लेकिन आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। हेडो रिपोर्ट ये काफी फेमस स्टेटमेंट है और कई बार आरपीएससी ने इसके बारे में सवाल भी पूछा है। हेडो रिपोर्ट के अनुसार युवाओं की धमनियों में 11 से 12 साल की अवस्था में ही एक ऐसा ज्वार उमड़ना प्रारंभ हो जाता है और यह ज्वार बाढ़ का रूप धारण कर सकता है, परंतु अगर इस प्रचंड जल प्रवाह को पूरी शक्ति के साथ अनुकूल दिशा में प्रवाहित किया जाए तो यह अपने निश्चित लक्ष्य पर पहुंच सकता है। कहने का मतलब उनका यह है कि किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिस समय किशोर अवस्था में संवेगों का जो बहाव है वो बहुत प्रचंड गति से, बहुत तेज गति से बढ़ता है। अगर इन संवेगों को प्रॉपर सही तरीके से सही दिशा में चैनलाइज कर दिया जाए, इनको सही मार्ग दे दिया जाए, तो ये बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, वरना वो जो बहाव है वो बाढ़ भी ला सकता है। कुल मिलाकर किशोर अवस्था में संवेगों के प्रशिक्षण की यहां बात की गई है। संवेगात्मक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो लगभग सभी जगह सेम हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ संवेगात्मक कारकों को पढ़ लेते हैं, हालांकि ये रिपीट होंगे। विकास को प्रभावित करने वाले कारक चैप्टर के लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे का स्वास्थ्य, चाहे वो शारीरिक हो चाहे उसका मानसिक हो, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, गामक विकास, भाषा विकास, ये सारे विकास जो हैं वो उसके जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चे की बुद्धि का जो स्तर है, अब आप मुझे बताओ, अगर यहां बुद्धि आ रहा है, अगर संज्ञान और संवेग अलग अलग हैं तो फिर बुद्धि का प्रभाव क्यों पड़ेगा? जबकि हम जानते हैं कि बुद्धि का भी हमारे इमोशन पर प्रभाव पड़ता है। बुद्धि और संवेग जो होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पारिवारिक वातावरण कैसा है, परिवार के लोगों का आपसी संबंध किस प्रकार का है, अब विद्यालय का वातावरण कैसा है, अध्यापकों का व्यवहार किस प्रकार का है, बच्चे का सामाजिक विकास और संगी साथियों के साथ उसके संबंध किस प्रकार से है, उसका पास पड़ोस, उसका समुदाय, उसका समाज उसको किस प्रकार का संवेगात्मक माहौल उसको प्रदान करता है। हालांकि मैं इनके ऊपर ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि इन सब के ऊपर चर्चा हम इस चैप्टर के लास्ट में, जब अभिवृद्धि विकास का जो लास्ट पार्ट आएगा तब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जो मैं अगला पार्ट आप लोगों के सामने ले रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अभी हाल ही में आरपीएससी ने इसके ऊपर सवाल पूछा है, इससे पहले फर्स्ट ग्रेड में भी इसके ऊपर सवाल आया था, और वो है संवेगों के प्रशिक्षण की विधियां। कि अगर हमें किसी भी बच्चे के इमोशंस को अगर हमें ट्रेन करना है, उसके इमोशन को अगर हमें सही तरीके से सही मार्ग देना है, तो उसके लिए हम कौन कौन से तरीके लगा सकते हैं। मैंने कुछ 4-5 तरीके आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए लिए हैं, जिनमें सबसे पहला है दमन या विरोध। दमन या विरोध जो होता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रेशन। और रिप्रेशन जो होता है ये एक रक्षा युक्ति की तरह भी
काम करता है और इसके बारे में हम फ्राइड के अंदर भी पढ़ेंगे। दमन का मतलब है कि जब हमारे अंदर कोई इमोशन उत्पन्न हो तो उस इमोशन की अभिव्यक्ति करने के बजाय उन इमोशंस को हम अपने मन में दबा कर रखें। यानी आग को बुझाने के बजाय आग के ऊपर मिट्टी डाल दी या ऊपर राख डाल दी, वो आग जो है वो अंदर दब गई, लेकिन वो आग बुझी नहीं है, सिर्फ हमने कुछ देर तक रोक लिया है। जिस प्रकार भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, उसी प्रकार हम उस विष को पी जाते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि वह अपमान का घूंट पीकर रह गया। अब वो घूंट पी लिया मतलब वो बर्दाश्त कर गया, बस ठीक है, सहन कर लिया। यहां पर विरोध या दमन का मतलब क्या है? संवेगों की अभिव्यक्ति न करना और उन्हें दबा कर रखना। अब इसमें फायदा क्या है? जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, किसी किशोर को गुस्सा आ रहा है, हमने कहा कंट्रोल, दबा लिया। अब वो गुस्सा जो अंदर आ रहा है उसको एक बार तो उसने दबा लिया, लेकिन वो गुस्सा गया नहीं है, वो जड़ से खत्म नहीं हुआ है। संवेगों के दमन से यह हानि है कि वे राख में दबी हुई चिंगारी की तरह कभी भी आग पकड़ सकते हैं, और इसीलिए इसका तरीका हमेशा विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, बड़ा सोच समझकर किया जाना चाहिए। क्योंकि कुकर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, और अगर आपने उसकी सीटी बंद कर दी, क्योंकि सीटी बंद करने का मतलब हो गया कि दमन कर दिया, तो कभी कभी कुकर ब्लास्ट भी हो जाता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि एक कोई व्यक्ति है, वो सहन करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और जिस दिन वो सहन सीमा से ऊपर हो जाता है, वो एकदम पटाखे की तरह, एक बम की तरह फट पड़ता है। इसके पीछे रीजन यही है कि इतने दिन दमन हो रहा था, वो अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि फिर वो पूरा भयंकर तरीके से फटता है। तो ये अच्छी युक्ति नहीं मानी जाती है, इसमें आगे जाकर नुकसान होता है। अगर कभी दमन भी करना पड़े तो बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। दूसरा तरीका है मानसिक व्यस्तता। मानसिक व्यस्तता का मतलब हो गया कि मानसिक रूप से हम अपने आप को व्यस्त कर ले, या किशोरों को मानसिक रूप से व्यस्त रखा जाए, उनको पढ़ाई में या अन्य किसी कार्य में एकदम दबा के रखा जाए। दबा के रखने का मतलब है कि उनको सोचने के लिए समय न मिले, बस उन्हीं कामों में वो लगे रहें। कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। An empty mind is devil's workshop। ये बात सही है, खाली दिमाग शैतान का घर। अब वो खाली बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ शैतानियां करते रहेंगे। तो इससे बेटर है कि उनको पढ़ाई में या उनके कैरियर संबंधी किसी काम में उनको इंगेज रखा जाए। तो खाली समय में किसी न किसी क्रिएटिव काम में उनको लगा के रखा जाए, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो उस क्रिएटिव काम में लग जाए। अगला है रेचन। ये फ्राइड का कंसेप्ट है, रेचन, कैथारसिस, रेचन बोलते हैं इसको। फ्राइड ने कैथारसिस के बारे में ये क्या कहा है, हालांकि ये फ्राइड का कंसेप्ट नहीं है, फ्राइड के बाद में, लेकिन फ्राइड ने कुछ हद तक कैथारसिस से संबंधित बातें बताई है। कैथारसिस या रेचन का मतलब होता है कि अपने अंदर जो भी इमोशंस हैं उनको एकदम खुले वातावरण में मुक्त अभिव्यक्ति, एकदम स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर दी जाए। जैसे आपका मतलब, जैसे मन कर रहा है कि आप एकदम उछल कर अपनी बात कोई कहें, और आपको ऐसी जगह मिल गई जहां आप अपनी बात खुल के कह रहे हैं ऐसे ऐसे, ये एक प्रकार का रेचन होता है। हमारे अंदर की दबी हुई भावनाएं निकल जाएं। एक ऐसे अमेरिका में भी एक ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसके अंदर जो किशोर हैं उनके अंदर, जैसे मान लीजिए, आक्रामकता बहुत ज़्यादा भरी हुई है, और उसके साइको एनालिसिस के द्वारा पता चला कि ये किशोर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति बहुत गहरी आक्रामकता रखते हैं। अब जेल के अंदर उन बच्चों को, या जो उनका जो रिमांड होम है, उनके सामने उस व्यक्ति की डमी लाई जाती है और उसको हथियार दे दिया जाता है, और वह हथियार के द्वारा उस आदमी को, या जो डमी होती है, उसको काट कर या मार कर या गोली मारकर अपनी अभिव्यक्ति कर लेते हैं। आप लोग याद कीजिए, अगर आपने कभी भूल भुलैया मूवी देखी है तो भूल भुलैया के अंदर जो अक्षय कुमार होता है वो इस कैथारसिस का भी इस्तेमाल करता है। कैथारसिस का इस्तेमाल कैसे करता है कि वो जो उसके अंदर जो एक्ट्रेस होती है उसको एक दूसरी महिला, जो एक नृत्यांगना होती है मोंजोलिका, उसके प्रति एक सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है, और मोंजोलिका के जो पति का वध करने वाला जो राजा होता है उससे मिलती जुलती शक्ल का व्यक्ति उस मूवी के अंदर होता है। वह उसके प्रति आक्रामक भावना रखती है, उसको मारना चाहती है। तो उसके अंदर की उन भावनाओं को निकालने के लिए वो लास्ट में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट सा करते हैं जिसके अंदर उसका एक डमी बनाकर उसके सामने लेटा दिया जाता है और वह तलवार से उसको काट देती है। इस प्रकार उसकी भावनाएं जो है वो दबी हुई बाहर निकल जाती है। आप ये कह
सकते हैं कि कुकर सीटी मार देता है तो उसके अंदर का प्रेशर जो होता है वो रिलीज हो जाता है, तो ये कैथारसिस है। तो बालकों को भय रहित या एकदम मुक्त या स्वतंत्र वातावरण में संवेगात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने से उनका जो इमोशनल जो गुबार होता है, जो संवेगात्मक गुबार होता है, वो उनका बाहर निकल जाता है और वो थोड़ा फील गुड महसूस करते हैं। एक और है इसमें तरीका, वो है प्रेम और स्वीकृति। यानी जहां बालकों को प्रेम मिलेगा, उनको सहानुभूति मिलेगी और उनको स्वीकृति मिलेगी, तो उनके संवेगों को उचित तरीके से दिशा दी जा सकती है। प्रेम से किसी भी व्यक्ति के हृदय को बदला जा सकता है, स्वीकृति देकर उनको अपने साथ अपने जैसा स्वीकार करके कि हाँ तुम मेरे अपने हो, और उनको बदला जा सकता है। और सबसे टॉप लेवल पर जो आता है वो आता है मार्गांतरीकरण या शोधन या सब्लिमेशन। ये एक रक्षा युक्ति भी है। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी किशोर के अंदर के जो इमोशन होते हैं उनको एक सही दिशा प्रदान कर दी जाती है। जब नदी का तेज गति से आने वाला पानी अगर आने दिया जाए तो वो बाढ़ ला सकता है, बहुत बड़ा विनाश कर सकता है। लेकिन अगर वहीं पर डैम बना दिया जाए तो उस डैम से बिजली भी बनाई जा सकती है और उससे थोड़ा थोड़ा पानी छोड़कर सिंचाई के काम में भी लिया जा सकता है। इसी प्रकार अगर किशोरों के अंदर कोई भावना है, उस भावना को किसी दूसरे रूप में बदलकर किसी प्रोडक्टिव काम में उसको लगाया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं मार्गांतरीकरण, चैनलाइजेशन, या आप इसको शोधन या उदात्तीकरण, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन या शोधन भी कह सकते हैं। इसमें जैसे एक बच्चा है वो बहुत आक्रामक है, आपने उसकी आक्रामकता को दूसरे मार्ग में बदलने के लिए उसको आपने बॉक्सिंग की किट ला दी और आपने उसको बॉक्सिंग में लगा दिया। अब वो अपना गुस्सा पंच निकालने में लगा रहा है तो एक बहुत अच्छा बॉक्सर बन सकता है। इसी चीज को हम मार्गांतरीकरण या शोधन कहते हैं। जिस प्रकार नदी के प्रचंड प्रवाह के कारण आने वाली बाढ़ को बांध बनाकर उसका उपयोगी कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार बालकों यानी किशोरों के संवेगों को उचित दिशा प्रदान कर उन्हें परिशुद्ध कर जीवन में उपयोगी कार्यों में लगाया जा सकता है। अब उनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की भावनाएं हैं, चाहे वो आक्रामकता हो या किसी अन्य प्रकार की भावनाएं हो, उनको किसी अन्य कामों में बहुत अच्छे तरीके से लगाया जा सकता है। प्रेम को देश प्रेम की तरफ मोड़ा जा सकता है। ये कुछ रक्षा युक्तियों की तरह काम आने वाले कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा संवेगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो संवेगात्मक विकास में इतना ही। अब हम अगले एपिसोड में सामाजिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक विकास बहुत छोटा सा है, उसके बाद एक एपिसोड में हम नैतिक विकास की चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा नैतिक विकास। उसके ऊपर हम बड़े आराम से और डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से ही आते हैं। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।